संविधान फिर कैसा ये फरमान, किसकी पंचायती कौन उत्पाती, कुरीत के विरोध का खामियाजा। मृत्यु भोज की हमने तो शिकायत की नहीं, वैसे भी शिकायत हमारे ऊपर आरोप लगाए उसने, और आरोप लगा के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया, समाज से बाहर कर दिया, रोका पानी बंद कर दिया, 5 लाख जुर्माना, वर्जन आराम मार सारे घरे फंक्शन था। या खुला था इंसाफ का दरवाजा। इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने दोनों प्रकरणों का अनुसंधान डीवाईएसपी गुड़ामलानी को दे दिया है। अब एक स्वतंत्र जांच हो जाएगी दोनों प्रकरणों में और मेरिट्स पे इनका हिस्सारण करेंगे। और वो मैं सुबह गया, झूठा माना भुगतना बजाया कि भाई ये मृत्यु न तो मैं मृत्यु भोज गया नहीं, बात चाय पानी पी थी। कौन है गलत, कौन तुगलकी? तालिबानी पंच या प्रपंच? जातीय पंच कहिए या खाप कह लीजिए, बाड़मेर जिले में इनका खौफ आम है। ऐसे में शुक्रवार को सामने आया एक मामला पहली बार में यह मानने की ओर ढकेलता है कि जो दिखाया गया वही सच है, पर कुछ ही घंटों में मामला उलझ गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब कल सभी चैनल एक ही पक्ष को दिखाकर घटना दर्शकों पर थोप रहे थे, तब हमारी टीम सच खंगालने में जुटी थी। आज घटना का एक और पहलू सामने आया जो कहता है कि दरअसल घटना एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि असल में पीड़ित कौन है, सवाल और भी हैं, गंभीर भी और संगीन भी। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रतन बिश्नोई जी समाजशास्त्री हैं, खीव सिंह भाटी जी रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, भंवर मेघवंशी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और देवाराम मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वो परिवार है जो कल एकाएक हेडलाइंस बना है पंचों के फरमान की वजह से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। देवाराम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर मैं ये जरूर बता दूं कि हमारे जो सहयोगी है जगसिंह गुढ़ा, वो देवाराम जी को लेकर आए हैं आप सभी के सामने ताकि उनका पक्ष आप सुन सकें। देवाराम जी, बताइए क्या हुआ था? पागल लिख के हमारे को बहिष्कार कर दिया कि समाज में लायक नहीं है, इसको अंदर नहीं आना दिए, ये शिकायत कर रहे हैं, ऐसे करके हमारे को बहिष्कार कर दिया। ऐसा क्या हुआ था जो एकाएक ये सभी पंच आपके खिलाफ हो गए? शिकायत किया है, इसके कारण ये मामला ऐसा हुआ है हमारे साथ। मतलब आपने मृत्यु भोज का विरोध किया था या आप चाहते थे कि मृत्यु भोज जैसी कुरीति खत्म हो? जी सर। तो देवाराम जी, अब आज एक और चीज कही जा रही है कि नहीं, वो जब आपको समझाने बुझाने आए तो मारपीट हुई, कुछ तस्वीरें वायरल हो गई, एक दूसरा पक्ष निकल कर आ रहा है, उनने भी काउंटर एफआईआर की है। ये सर मैन तो वही है, उन्होंने ये कारनामा करवाया। तो क्या कर रहे हैं वो, आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं? जो वो उन्होंने एफआईआर की आपके हिसाब से वो झूठी है? सर देवाराम जी? जी सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं? क्या उन्होंने जो काउंटर रिपोर्ट डाली है, मामला दर्ज करवाया है, वो झूठा है? हाँ सर, इसमें ये दबाव बना रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे तो ये तो सब हमारे साथ ये कर रहे हैं ना, जैसे कि भाई समाज से बाहर है, ये कोई सामान नहीं लाना है, कोई दुकान पे नहीं जा सकते हो, कहाँ भी मंदिर में नहीं जा सकते हो, ऐसे ये दबाव बना के रखा है। अच्छा, 5 लाख का आर्थिक दंड है आपके ऊपर के, किसी से राम राम करोगे तो भी 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उन्होंने ये आदेश लिखित में, उन्होंने ये फरमान लिखित में जारी किया? सर एक अपना पेज है, उस पर लिख के सबने साइन किया है कि मृत्यु भोज की शिकायत होने के बावजूद तो समाज से होका पानी सब बंद किया जाए, ऐसा एक हमारे पास पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे पास सर है मेरे पास
अब वो कागज आपके पास है, उस पे क्या लिखा हुआ है? कागज है, मैं आपको दिखा लेता हूँ सर। आप बस अपने चेहरे के सामने उस कागज को ले आइए, वो दिख जाएगा। उस पर लिखा क्या है, अगर आप पढ़ के बता दें थोड़ा सा। हाँ सर, इसमें सर लिखा है, संवत 2075 के साल में महीना माह तिथि 13 ने गुरुवार 25/2/2021 ने गीताराम जी डांगी के धापू देवी का स्वर्गवास हुआ। समाज के 17 गांवों की गांवों ने इन्हीं एक होकर सबोरी राय मिलकर एक क्लास लिखी। मृत्यु भोज शिकायत करने बाबत बढ़िया परिवार में धर्माणी व देरमाणी वे परिवार सब साथ में समाजरी आण कलम व कापी से पार किया, ऐसा लिखा सर। ठीक है देवाराम जी, जो कुछ आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो विश्वास मानिए, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की सहानुभूति आपके साथ है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ ये तमाम लोग जिन्होंने इस कागज पर साइन किया है, वरजंगाराम पंच उनमें से एक है, फोन लाइन पर है। वरजंगाराम जी, काफी गंभीर आरोप है आप लोगों पर कि आप पंचायती करते हैं। नहीं, कोई पंचायती नहीं करते हैं, झूठे आरोप है। क्या हुआ था आपके हिसाब से उस दिन? उस दिन ये एक्चुअली हमारे घर में, मैं जिस घर में मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ था, और ये लगभग 5 तारीख को स्वर्गवास हुआ था, और उसके बाद जो बैठने आने वाले लोग आते थे, जिस दिन ये घटना बता रहे हैं, उस दिन इन लोगों ने एक शिकायत सभी ने मिलकर, हालांकि ये हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, ये अपराधी लोग और अनावश्यक वारदातें करते रहते हैं, इन्होंने नगर थाना और गुड़ामलानी तहसील हल्का जो है रिपोर्ट देकर बताया कि यहाँ कोई मृत्यु हो रहा है, जो कि ऐसा कुछ था नहीं। हल्का पटवारी, हल्का थानाधिकारी, हल्का तहसीलदार। नहीं तो क्या उनका हुक्का पानी बंद नहीं किया गया है? क्या उन पे 5 लाख का जुर्माना नहीं लगाया गया है? वो एक कागज भी दिखा रहे हैं जिसपे पंचों के सिग्नेचर्स हैं, साइन है। वो पंचों के सिग्नेचर साइन बिल्कुल फर्जी है, उनके द्वारा एक सूट रचित दस्तावेज बनाया गया है और उसको वायरल करके हमें फंसाया जा रहा है। न किसी प्रकार का कोई अर्थदंड लगाया है और न ही किसी प्रकार की कोई समाज से बदल करने की बात है। देवाराम जी, जो साइन है आपके पास, जो कागज है उसमें वो पंच कह रहे हैं उनके है ही नहीं। सर ये सबूत है हमारे पास, और 2 पेज 3 पेज और है रजिस्टर, और ये हमारे और वरजंगाराम जी को पूछ लो, आपके घर में 25 तारीख का हुआ था, इनको सब मालूम है। ये अभी झूठ बोल रहे हैं तो इसका कोई सर, इसका ये जो अंगूठा है तो इसका सर फिगर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप दोनों, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों मेरे साथ रहें। मैं भंवर मेघवंशी जी आपके पास आ रहा हूं। आप तक के देखिए, बाड़मेर वाला जो जोन है वहां से ये खाप जैसे शब्द या तुगलकी फरमान अमूमन आते रहे हैं सामने, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ था कल जब इस तरह की खबर सामने आई। ये बात अलग है कि आज मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है। भंवर मेघवंशी जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज। जी भंवर जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बाड़मेर जोन से इस तरह के मामले आना बहुत आम बात है, इसलिए एक बार की पहली बार में लगता है जब कल ये खबर सामने आई कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, वो मामला आज उलझ गया। पहली बात तो ये है कि जाति पंचायतें अस्तित्व में हैं। वो शायद खाप के रूप में नहीं है, क्योंकि खाप पंचायतों का एक अलग स्वरूप आप दूसरी तरफ देखते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में जितनी भी एग्रीगेरियन सोसाइटीज हैं उनमें जाति पंचायतों का बहुत जबरदस्त वर्चस्व है, और वो इस तरह के फैसले करती हैं
मैं तो ये कहूंगा कि जाति पंचायतें एक समानांतर सत्ता चला रही है और वो अक्सर कानून को धत्ता बताने का पूरा काम करती है। मृत्युभोज जैसी चीजें करवाती हैं, बाल विवाह को प्रोटेक्ट करती है, कोई प्रेम विवाह कर ले तो उन जोड़ों को उनका जीना हराम कर देते हैं। नहीं, लेकिन आपके अब तक के अनुभव में कभी भवर जी आपने सुना कि जातीय पंचायत कोई एक लेटर जारी करे जिसपे तमाम पंच साइन करें? ये तो मौखिक होते हैं अमूमन। हाँ, देखिए, एक अक्सर जाति पंचायत एक रजिस्टर में इस तरह की प्रोसीडिंग लिखती है और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो नहीं लिखते हैं, वो मौखिक करते हैं ऐसे निर्णय। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक कागज में लिख करके सबके दस्तखत करवा लिए जाते हैं ताकि उसको दिखा सके प्रशासन वगैरह को नहीं, बल्कि जिनके खिलाफ ये किया गया उस रूप में। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। आमतौर पे मौखिक रूप से ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी लोग ये भी कर देते हैं और उसकी वजह से भी फंस जाते हैं। तो देखिए, आजकल स्मार्टफोन आ गए लोगों के पास, तो वो मौखिक प्रोसीडिंग को भी वो उसमें कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि राजस्थान के कई इलाकों में इस तरह के जो जाति पंचों के जो निर्णय होते हैं उसके खिलाफ लोग शिकायतें दर्ज करवाते रहे हैं। ये हुक्का पानी बंद करने का जो मामला है, ये सामाजिक बहिष्कार होता रहता है। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ये यहाँ हुआ, ये राजस्थान में आम प्रैक्टिस में। ठीक है, रतन विश्नोई जी, इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, एक देश, एक संविधान, एक समानांतर गवर्नेंस चल रही है जो कि ग्राम पंचायती सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है। समाज में वो मौजूद है, समाज उसके दबाव में भी आता है। ये कैसे हो सकता है? स्वपन जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है राजस्थान के लिए। मैं कहता हूँ हरियाणा के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए नहीं है, यूपी के लिए नहीं है, एमपी के लिए नहीं है। भारत के सोशल सिस्टम में ये इनबिल्ट है। और खास करके वेस्टर्न राजस्थान, मैं खुद बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे एक जाति में नहीं, सभी जातियों में जाति पंचायत है। और ये जो जाति पंचायत है इसकी लेजिटिमेसी या एक्सेप्टेंस भी करीब 99% है। और दूसरी बात यह कि ये जाति पंचायतें भले ही लीगल स्वरूप में नहीं हो, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन सोसाइटी की केमिस्ट्री में कैसे ये इतना डीपली इंजेस्ट हो जाते हैं? साहब, ऐसा है कि जाति के आधार पे एमपी चुने जाते हैं, जाति के आधार पे टिकट बंटते हैं, जाति के आधार पर एमएलए बनते हैं, जाति कोटे के आधार पे मंत्री बनते हैं। तो ये कौन सी नई बात है? गांव में तो जाति का एक सोशल बेस ही जाति है। ये सारे झूठी बात है कि हम सब एक है और सब बराबर है, सबका चीज है। आप किसी भी पढ़े लिखे, कितनी भी पढ़ाई कर लो, आज गांव का रूरल स्ट्रक्चर जो है वो जाति से गाइडेड है, मिसगाइडेड है। उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है साहब। ठीक। तो ये कोई बात हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके अपने खुद से पूछो कि हर एक जाति व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। इसके कारण ये जो चीजें रहती है, कोई भी चीज वो चाहे लीगली अलग हो, लेकिन जाति सिस्टम से अलग है तो उसके लिए वो अपराध मानते हैं। और यही कंगारू कोर्ट का कंसेप्ट है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक हमारी कमी है, लेकिन ये हकीकत भी है। ठीक है, खीव सिंह भाटी जी, कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? क्योंकि अकेले तो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, अकेले तो पुलिस से सॉल्व नहीं हो सकता, और फिर इसमें सच और झूठ तक पहुंचा कैसे जाता है? जी, मैं आपको बताऊं, आपका अच्छा प्रश्न है ये। मैं बाड़मेर से ही अभी रिटायर हुआ हूं और उस जिले में करीब 1.5 साल एडिशनल एसपी रहा हूं और इन सब चीज़ों से वाकिफ हूं मैं, और ये सब चीज़ें फेस भी की है। जहां तक सवाल है बाड़मेर का, तो एकमात्र बाड़मेर में नहीं है, ये देवासी जी सही कह रहे हैं, ये सब जगह मैं भरतपुर, कोटा या बारां या दौसा, बूंदी, जहां भी रहा हूं, सब जगह अपना अपना जातीय पंचायतों का एक अस्तित्व है। लेकिन अब उस अस्तित्व को आप नकार तो नहीं सकते, लेकिन इनके दोनों पहलू हैं।
बहुत सारी जगह हमने ये देखा कि जातीय पंचायतें एक होके और अच्छे कामों में भी आती है कि साहब दहेज नहीं लेंगे, मृत्युबोध नहीं करेंगे। ये चीजें भी कुछ समाज में काफी बार होती है जो कि समाज के लिए एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे हालात हैं कि जातीय पंचायतों का इतना कब्जा है कि वो कानून के दायरे में जो चीज आती है उसको चैलेंज करते हैं, जब हम कानून की पालना करवाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी हठ धर्मिता इतनी हो जाती है उस जाति विशेष के प्रतिनिधित्व का और संख्या बल आप पकड़ इतना सकते ज्यादा हैं, हो जाता है। आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर तो नहीं उतर सकते। तो इस साइकोलॉजिकल फ्रंट पर आप क्या करते हैं, कैसे कंपनसेट करते हैं और सच झूठ क्या है वो कैसे खंगालते हैं? हमने प्रैक्टिकल इसको किया है, तो मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि कई बार समझाने पर इन समस्याओं का समाधान भी निकलता है। एक जाति में सारे के सारे लोग उस गलत परंपरा के मानने के लिए नहीं, उनको चूंकि समाज से डरते हुए बोलते नहीं है, उनको हम लोग फिर एकजुट करते हैं और उन लोगों को प्रशासन के साथ खड़ा करते हैं और जो सही बात है उसको फॉलो करने के लिए फिर वो लोग जब आते हैं तो फिर धीरे धीरे जो झूठ वाले लोग हैं उनके फिर कदम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जो कम संख्या के लोग रह जाते हैं तो फिर कानून अपना काम करता है और उनके अनुसार कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें बहुत परेशानियां बहुत आती है। कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, उनको सजा होती है? सर, पहली बात तो यह है कि जो सामूहिक रूप से जातीय कोई फैसले होते हैं उसको एकदम से हजारों की संख्या में लोगों को कोई किसी तरीके से पकड़ के और प्रेशर से अंदर डाल दिया जाए, इतना होता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावनाएं हो जाती है। तो प्रथम उसका चरण ये होता है कि भाई इन लोगों को समझाइश करके ये कहा जाए कि आप इस तरह का दबाव न डालें, ये गैर कानूनी है। उससे धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है और फिर अंतिम जो नहीं मानते हैं तो लास्ट में फिर उनके चालान होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वही तारीख पे से। लेकिन फिर कोर्ट में क्या होता है सर, कोर्ट में 38 साल की नौकरी करके मैं रिटायर हो चुका हूं। मेरे ख्याल से जातीय पंचायतों वाले कोई रेयर 1-2% केस में कहीं कोई फैसले आए होंगे, सब गवाह विड्रॉ हो जाते हैं और कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। तो उसी समाज में आखिर में समझ सकते हैं इस बात को, रहना तो उसी समाज में। वरजंगा राम जी हैं आप मेरे साथ? वरजंगा राम जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो। हाँ, वरजंगा राम जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपसे गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई। तो आप अपने आप को पंच क्यों कहलवाते हैं? मैं तो पंच हूँ ही नहीं, ये इन्होंने आरोप लगाया झूठा। अच्छा पंच है। मैं तो एक छोटा सा नामुमकिन जो है इंसान हूँ। कोई तो अब जब वो सबूत में ये बता रहे हैं कि उनका हुक्का पानी बंद किया गया है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, उनके पास एक कागज है जिस पर वो कह रहे हैं कि पंचों के हस्ताक्षर है, आपके पास क्या है आपकी बात के सपोर्ट के लिए? हमारे पास ये सपोर्ट के लिए ये बात है कि इस मुकदमे से जुड़ा हुआ एक और मुकदमा जिन ये जो देवाराम वगैरह 12 जनों ने मिल करके हमारे समाज के एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा था, उनके फोटोज हमारे पास तो है। उनका मुकदमा नंबर 21 जो दर्ज है 21 तारीख को। नहीं तो जब देवाराम पुलिस के पास गए उससे पहले आपने मामला करवाया या फिर उसके बाद करवाया? देवाराम एक्चुअली इनके ऊपर जब हमने पहले मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट का, उस मुकदमा को दबाने के लिए इन लोगों ने फिर ये साजिश रखी कि ऐसे तो ये होगा। देवाराम जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए। कहना है कि आपके पास कागज है, उनके पास फोटोग्राफ्स है मारपीट के, वो कह रहे हैं कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने साजिश करी। क्या सर? वो कह रहे हैं कि आपने षड्यंत्र रचा है, आपको लगा हम फंस रहे हैं इसलिए आपने इस तरह का मामला बनाया। वो कह रहे हैं उनके पास आपके मारपीट करने के फोटोज हैं। सर हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, हमने कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे और बलराम जी को पूछो, उनको हमारे और इनके परिवार में कुछ ऐसा था ही नहीं, नहीं था। ये मैंने वो शिकायत करने के बावजूद इन्होंने ऐसा करवाया है, दबाव डाल के पंचों ने। और जो वरजंगाराम जी के पिताजी है वो भी इसके ननियाल गए थे, तभी भी बोल के आए, इन लोगों को हमने बाहर कर दिया है। तो अब पुलिस आपसे क्या बात कर रही है? हाँ सर, पुलिस भी तो आपसे कुछ बातचीत कर रही होगी, पूछताछ कर रही होगी, चीजें पूछ रही होगी। सर पुलिस तो ये कार्रवाई कर रही है, आश्वासन है हमारे को कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और हमारे को न्याय दिलवाएगा। ठीक है, ठीक है। भंवर मेघवंशी जी,
क्वाइट पॉसिबल, एक सिक्का है, दो पहलू हो सकते हैं, दो साइड हो सकते हैं, हेड भी और टेल भी, ये भी होता है। भंवर जी, हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दोनों मामलों को आप अलग अलग करके देखिएगा। मेरा ये मानना है कि अगर देवाराम और उनके परिवार के लोगों ने इनके दूसरे पक्ष के किसी बुजुर्ग के साथ मारपीट करी तो कानूनन वो गलत चीज है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जवाबी कार्रवाई में इन्होंने केस किया या पहले किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ जो मृत्युभोज की शिकायत के बाद का जो इनको जाति से बाहर बहिष्कृत करने का जो मामला है वो एक दूसरा मामला है। दोनों को मिलाने की भी जरूरत नहीं। मैं इसको मिला के नहीं देखता कि भाई आप सेपरेट केसेस के तौर पे ये साथ साथ चल सकते हैं, षड्यंत्र के तहत, क्योंकि चल सकते हैं। आपको देवाराम के लोगों ने अगर मारपीट करी तो देवाराम के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन देवाराम जो सवाल उठा रहे हैं, जो मृत्युभोज के खिलाफ उन्होंने एक पहल की और वो शिकायत करने की वजह से अगर उनको समाज से बहिष्कृत किया गया है तो ये गंभीर मसला है, वो एक मारपीट का मामला है। तो मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, उसके लिए रतन विश्नोई जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है रूढ़िवादिता में और अंधविश्वास में। आप किसी चीज को रूढ़ी साबित करना चाहते हैं तो उसका हटना जरूरी है। मृत्युभोज अभी हटा नहीं है, वो रूढ़ी की पंक्ति में नहीं आया है। देखिए बैरागी साहब, इसके अंदर जहां तक इस डिस्कशन से मुझे जो आइडिया लगा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में मैं स्वागत करता हूं कि कोई नवयुवक किसी कुरीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जागरूकता लाने के लिए शिकायत करें। लेकिन ज्यादातर ये शिकायतें तब होती है जब किसी सामने एंटी पार्टी का कहीं की एनिमिटी होती है। तो देवाराम जी ने इससे पहले इसी समाज में कितने मृत्युभोज हुए, उनको किस में शिकायत की, ये देखिए। तो मैं कोई देवाराम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, उन्हें उनके पक्ष में बोल रहा हूं। बात यह कि ये जहां जिसका मन नहीं मिलता है, और मेघवंशी जी ने सही बात की, अगर देवाराम जी ने पहले किसी के साथ मारपीट की तो ये अलग केस है, और अगर देवाराम जी ने चाहे रंजिश से कोई गलत काम, गैर कानूनी काम रोकने के लिए अगर शिकायत की है तो उसको अलग से ट्रीट करो। तो मुद्दा ये है, रियलिटी ये होती है कि ऐसे मुद्दे वहां ज्यादा आते हैं जहां दो पक्षों में कहीं टसल होता है। ठीक है, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं, मेरे पास समय कम बचा है। खींव सिंह भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोग बॉडी लैंग्वेज तो रीड करना, जैसे जैसे आप जब आपका कार्यकाल बढ़ता है आप लोग बॉडी लैंग्वेज भी रीड करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्वाइट पॉसिबल हमने देखा है कई तरह के झूठे मामले भी होते हैं और कई ऐसे मामले हैं जिन झूठे मामलों की तह तक पहुंचना सिर्फ सामाजिक ताने बाने की वजह से मुश्किल हो जाता है। नहीं, लेकिन ये चीजें छिपी हुई नहीं रह सकती सर। अब हम जो जांच अधिकारी है, अगर वो सही करना चाहे तो छिपी नहीं रह सकती, कवर नहीं आ सकता, इस पे आसानी से पता लग जाता है कि सच क्या है। अब जहां तक विश्नोई साहब कह रहे थे कि साहब उसने कोई रंजिशवश शिकायत की होगी, पहले कितनी शिकायतें की, मैं तो ये कहता हूं कि चाहे कैसे ही की होगी, अगर एक कुरीति के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और किसी भी कारण से खड़ा हुआ है, वो झूठ तो नहीं है, अगर वो सच है तो उसका साथ देना चाहिए कानून को भी और समाज को। अब देखिए, आपके जवाब ने एक प्रश्न का और दरवाजा खोल दिया, इसलिए मैं पूछ लेता हूं जल्दी से, छोटा सा जवाब दीजिएगा खीव सिंह जी। एक व्यक्ति कुरीति के खिलाफ खड़ा हो रहा है, उतने हिस्से तक उसका साथ दिया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर आगे जाकर कोई और भी सच्चाई अनफोल्ड होती है, तब क्या? तब पुलिस के लिए क्या स्थिति है? वो तो नहीं सर, अगर मान लो कि दूसरी कोई पहलू सामने आता है और वो व्यक्ति जो पार्टली किसी चीज की शिकायत कर रहा है, वहां तक तो कार्रवाई उस हिसाब से होगी। और ये है कि साहब उसकी दुश्मनी है फिर भी कर रहा है तो भी क्या हुआ, चाहे दुश्मनी हो लेकिन गलत काम की सिफारिश कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो उस पहलू के तो उसको प्रोटेक्ट करेगा कानून। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, आप पांचों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना यही है कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है कि दरअसल पंच तालिबानी थे या ये सब कुछ एक प्रपंच था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।